गुड इवनिंग। आज का अपना जो टॉपिक है, जो कल अपन ने छोड़ा था कि बजट सेट में बदलाव। बजट सेट में बदलाव के मुख्य दो कारण होते हैं। दो कारणों में पहला कारण था जी जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, और सेकंड कारण है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से। कल अपन ने देखा था कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से किस प्रकार जो बजट सेट है वो राइटवार्ड और लेफ्टवार्ड यानी कि दाईं ओर और बाईं ओर किस प्रकार वो शिफ्ट होता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट सेट है वो राइटवार्ड यानी कि दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है, और उपभोक्ता की जब आय कम होती है तो बजट सेट बाईं ओर यानी कि लेफ्टवार्ड शिफ्ट हो जाता है। अब अपन उसी का दूसरा जो बिंदु है कि दूसरा क्या कारण है कि बजट सेट में बदलाव होता है। कल अपन ने चर्चा की थी कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट सेट में बदलाव के कारण लिखिए। बजट सेट में बदलाव के कारण लिखिए, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर में लिखेंगे निम्न दो कारणों से बजट सेट में बदलाव होता है। नंबर 1 वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, नंबर 2 उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से। तो अब अपन चर्चा करते हैं दूसरा जो बिंदु है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो बजट सेट है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो देखिए वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से ए नंबर की बात करेंगे, ए पॉइंट की बात करेंगे। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इंक्रीज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो बजट सेट में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की पहले से कम इकाइयां खरीद सकता है, जिसके फलस्वरूप बजट सेट बाईं ओर यानी कि लेफ्टवार्ड शिफ्ट होता है। इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए कि जब अन्य बातें समान रहें, अन्य बातों में कल अपन ने बात की थी जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, मौसम आदि जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो यदि समान रहें और केवल किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता बढ़ी हुई कीमत, जिसकी कीमत बढ़ी है उस वस्तु की कम इकाइयां खरीद सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जो बजट सेट है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है? बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। देखिए रेखा चित्र में अपन इसको स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो देखिए इसका रेखा चित्र अपन बनाते हैं। देखिए ये गुड ए है, ये गुड बी है, ठीक है। यहां अपन क्या करेंगे, यहां अपन करेंगे कि किसी एक वस्तु की कीमत में यानी कि अपन गुड ए की कीमत में वृद्धि करेंगे। किसकी कीमत में वृद्धि करेंगे? गुड ए की कीमत में वृद्धि करेंगे। तो देखिए वृद्धि होने से पहले का जो बजट सेट है, वृद्धि होने से पहले का जो बजट सेट है
वो कुछ इस प्रकार बनेगा, वो कुछ इस प्रकार बनेगा, वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अब इसमें करते हैं वृद्धि, तो उपभोक्ता की आय इतनी है, केवल वस्तु गुड ए की कीमत में वृद्धि हुई है। अब गुड ए की कीमत में यदि वृद्धि हुई है तो उपभोक्ता गुड ए की पहले से कम इकाइयां खरीदेगा। उपभोक्ता है वो गुड ए की पहले से कम इकाइयां खरीदेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अपना जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। क्योंकि वस्तु दो की वही कीमत है, इसलिए वह उसकी तो उतनी ही मात्रा खरीद सकेगा, लेकिन वस्तु एक यानी कि गुड ए जो है उसकी जो क्वांटिटी है, परचेजिंग बाइंग क्वांटिटी, उसमें कमी आ जाएगी और बजट सेट परिणाम स्वरूप किधर शिफ्ट हो जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए रेखा चित्र में गुड ए की कीमत में वृद्धि होने से पूर्व बजट सेट MP1, MP2 है। कीमत में वृद्धि के बाद बजट सेट गुड ए की तरफ बाईं ओर शिफ्ट होकर MP1 M/P2 हो जाता है या हो रहा है। ये देखिए, ये बजट सेट है, वो गुड ए की कीमत में वृद्धि होने से पहले MP1 डॉट M/P2 है, M/P1 और M/P2 है, जो कि कीमत में वृद्धि के बाद में गुड ए की तरफ, देखिए ये गुड ए है, गुड ए की तरफ है, वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कीमत में परिवर्तन जो अपन ने किया है वो गुड ए की कीमत में परिवर्तन किया है। किसकी कीमत में परिवर्तन किया है, गुड ए की कीमत में परिवर्तन किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके आगे जब वस्तु की कीमत में वृद्धि का अपन ने देखा है, अब वस्तु की कीमत में कमी होने पर, क्योंकि कीमत में दो ही प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, या तो कीमत बढ़ेगी या फिर कीमत घटेगी। तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर देखते हैं, तो वही बात लिखनी है, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की पहले से अधिक इकाइयां खरीद सकता है, पहले से अधिक इकाइयां खरीद सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बजट सेट दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। इसे रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट
किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए कैसे दाईं ओर शिफ्ट होगा, इसमें डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये अपना गुड ए लेंगे, यहाँ पे गुड ए, यहाँ पर लेंगे गुड बी, ठीक है। परिवर्तन से पहले का बजट सेट बनाएंगे। परिवर्तन से पहले का बजट सेट है MP1, M/P1, ये है M/P2, M/P1 और ये है M/P2, ठीक है। अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन क्या होगा कि अपन यहाँ गुड ए की कीमत में कमी करेंगे, गुड ए की कीमत में कमी करेंगे तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होने से, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होने से, अन्य सभी बातें समान रहने से उपभोक्ता गुड ए की पहले से ज्यादा इकाइयां क्रय करेगा, उपभोक्ता पहले से ज्यादा इकाइयां क्रय करेगा। तो परिणाम स्वरूप बजट सेट है जो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बजट सेट है वो शिफ्ट हो जाएगा दाईं ओर। किधर शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जैसा कि रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट है। क्लियर है। देखिए M/P.1 है जो कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है, जो कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है। रेखाचित्र के बारे में लिखेंगे। रेखाचित्र में कीमत में गुड ए की कीमत में कमी होने से पूर्व बजट सेट M/P1, M/P2 होता है। कीमत में कमी के बाद बजट सेट दाईं ओर खिसक कर M/P1, M/P2 हो जाता है। जो अपन P1 के साथ डॉट का प्रयोग कर रहे हैं, P1 के साथ जो डॉट का प्रयोग कर रहे हैं वो परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है कि कीमत में कौन सी साइड में परिवर्तन हुआ है, जिससे अपना जो बजट सेट है वो राइटवार्ड या लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुआ है। तो जिस साइड में परिवर्तन होता है उस साइड की प्राइस में अपन P के साथ डॉट 1, 2 या कोई भी ऐसी एक मार्किंग करेंगे जिससे अपने को ये पता चल सके कि अपन यहाँ इसको परिवर्तन द्वारा दर्शा रहे हैं। तो ये था अपना बजट सेट में बदलाव का बिंदु। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बजट सेट से आप क्या समझते हैं, और बजट सेट में परिवर्तन को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। व्हाट इज बजट सेट, explain change in budget set with the help of diagram। explain change in budget set with the help of diagram। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे का बिंदु देखते हैं। देखिए अगला अपना बिंदु आएगा बजट रेखा, बजट लाइन क्या होती है। देखिए बजट लाइन और बजट रेखा का जैसे ही आप डायग्राम देखेंगे तो दोनों का डायग्राम एक जैसा होता है, सेम एज इट इज होता है, लेकिन बजट लाइन और बजट सेट के डायग्राम के साथ उसकी इक्वेशन पे अपन ध्यान देंगे, वहां इसमें परिवर्तन हो जाता है। बजट सेट की इक्वेशन क्या थी, बजट सेट की इक्वेशन थी P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू लेस देन M। क्या थी, इज इक्वल टू लेस देन M, यानी वो बराबर भी हो सकती है M के और M से कम भी हो सकती है। लेकिन बजट लाइन जो होती है उसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, यानी कि
बजट लाइन दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करेगी जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाएगी, जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। यानी उसमें कम वाला कोई सीन नहीं रहता है, उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो जाती है। अपन दो गुड लेंगे, गुड ए और गुड बी, उन दोनों के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करने वाली लाइन, उन दोनों वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करने वाली लाइन कि जिस लाइन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय उन दोनों वस्तुओं पे खर्च हो जाती है, वो होती है बजट लाइन। वो क्या होती है, बजट लाइन। बल्कि बजट सेट क्या बताता है, बजट सेट दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जहां उपभोक्ता की आय या तो संपूर्ण खर्च हो जाती है या उनका जो गुणनफल आता है वो उपभोक्ता की आय से कम हो सकता है, उपभोक्ता की आय से कम हो सकता है। तो देखिए बजट लाइन की क्या परिभाषा है, बजट लाइन की परिभाषा है दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताने वाली रेखा जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है बजट रेखा कहलाती है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इसका समीकरण क्या होता है, बजट रेखा का समीकरण होता है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। क्या होता है, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। यानी कि P1 वही चीजें हैं, वस्तु एक की कीमत, वस्तु एक की मात्रा दोनों का गुणा करेंगे, वस्तु दो की कीमत, वस्तु दो की मात्रा, इन दोनों को गुणा करेंगे और दोनों का जब टोटल करेंगे तो वो M के बराबर होगा। और M होती है क्या, इनकम ऑफ कंज्यूमर। M इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर होती है। P1 प्राइस ऑफ गुड वन, X1 क्वांटिटी ऑफ गुड वन, P2 प्राइस ऑफ गुड टू, और X2 क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड टू। देखिए ये चीजें इसमें होती हैं। इन दोनों का गुणनफल हमेशा M के बराबर होता है। इस कॉम्बिनेशन को जो शो करने वाली लाइन होती है वो होती है बजट रेखा। वो क्या होती है, बजट रेखा। ए लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स when spend entire income of a consumer is known as budget line। उसे क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M होती है। P1 प्राइस ऑफ गुड वन, X1 क्वांटिटी ऑफ गुड वन, P2 प्राइस ऑफ गुड टू, X2 क्वांटिटी ऑफ गुड टू, M इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये जो होता है वो होती है बजट लाइन। वो क्या होती है, बजट लाइन होती है। कैसे बनती है, देखो बजट लाइन सेम एज इट इज बजट सेट के जैसा डायग्राम बनेगा, केवल इक्वेशन का फर्क करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी आपको थोड़ा बहुत भी डाइवर्ट नहीं होना है कि ये दोनों एक जैसे हैं, मार्किंग एक जैसी रहेगी दोनों की। तो देखिए ये है गुड ए एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे है गुड बी, ये अपना 0 है। और देखिए ये कॉम्बिनेशन M इज इक्वल टू P1 M अपॉन P1
और यहां M/P2। देखिए ये क्या बताती है कि ये जो बजट लाइन है, ये जो बजट लाइन है, इस पे उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो जाती है। यानी कि अपन वाई एक्सिस की बात करें तो M/P2 बिंदु पर, M/P2 बिंदु पर उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो जाती है, और M/P1 एक्स एक्सिस पे M/P1 जो बिंदु है उस पे उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो जाती है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन करने वाली एक जो लाइन है उसका नाम है क्या? बजट रेखा। इसके ऊपर यहां लिख देंगे P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। क्या लिख देंगे? P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M लिख देंगे। देखिए बजट रेखा किसे कहते हैं और बजट रेखा का डायग्राम बनाइए। ये क्वेश्चन 2012 से लेकर 2023 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुई है तब तक ये जो क्वेश्चन है वो 6 बार रिपीट हुआ है। एक एक नंबर के क्वेश्चन में 6 बार रिपीट हुआ। बजट रेखा किसे कहते हैं या बजट रेखा का डायग्राम बनाइए। तो देखिए ये आपके सामने बजट रेखा की डेफिनेशन है। इसके नीचे समीकरण आप जरूर लिखेंगे। डेफिनेशन भी यदि अगला पूछता है आपसे कि किसे कहते हैं तो भी अपने को ये समीकरण, ये इक्वेशन जो है वो लिखनी है कि बजट रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, और डायग्राम बनाए तो डायग्राम अपन ये बना सकते हैं। ये डायग्राम है बजट रेखा का। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यस। अब देखिए, अब बात करेंगे अपन बजट रेखा के ढाल की। बात करेंगे किसकी? बजट रेखा के ढाल की बात करेंगे। देखिए बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, तो देखिए इसको आप देख के ऐसे पता चल रहा है कि बजट रेखा का ढाल जो है वो होता है ऋणात्मक। अच्छा, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, नीचे की ओर होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक या नीचे की ओर होता है। देखिए अपन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी आगे की चर्चा करेंगे ढाल की। हाँ देखिए बजट रेखा का स्लोप कैसा होता है, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है। देखिए बजट रेखा का जो स्लोप होता है वो होता है ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक या नीचे की ओर होता है, या नीचे की ओर होता है। पूछेगी भाई क्यों होता है ऐसा, ये ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है प्रतिस्थापन दर के कारण। किसके कारण होता है? प्रतिस्थापन दर के कारण। देखिए अपन बात करते हैं कि बजट लाइन, बजट रेखा के नीचे स्थित सभी बंडलों को उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है, अपनी आय से खरीद सकता है। खरीद सकता है और उपभोक्ता के पास आय में से कुछ राशि शेष रहती है। देखिए बजट रेखा क्या बताती है? बजट रेखा बताती है कि बजट रेखा के ऊपर पूरी आय उपभोक्ता की क्या हो गई? खर्च। अब इसके नीचे जितने भी बंडलों के कॉम्बिनेशन हैं, इसके नीचे बजट लाइन के अंदर की तरफ वो उपभोक्ता अपनी आय से आसानी से खरीद सकता है। इसलिए खरीद सकता है कि भाई इस बिंदु पे उपभोक्ता की पूरी आय क्या हो रही है? खर्च हो रही है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। लेकिन जब नीचे की ओर आता है, जब ये नीचे की ओर के कोई कॉम्बिनेशन को हाथ लगाता है या उसको चुनना चाहता है तो उपभोक्ता के पास कुछ राशि उसकी आय में से क्या रह जाएगी? शेष रह जाएगी। लेकिन उपभोक्ता ये चाहता है कि मैं इसके बाहर, यानी बजट लाइन, बजट रेखा के बाहर, बजट रेखा के इस बाहर स्थित कोई भी बंडल उपभोक्ता नहीं खरीद सकता है,
क्योंकि उसका व्यय उपभोक्ता की आय से अधिक होगा, उपभोक्ता की आय से अधिक होगा। भाई बजट लाइन के ऊपर उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो जा रही है। इसका मतलब जब अपन बात कर रहे हैं कि भाई बजट लाइन के बाहर जाए, किसके बाहर जाए? बजट लाइन के बाहर जाए। तो बजट लाइन के यदि बाहर जाएगा तो उपभोक्ता उस बंडल को किसी भी सूरत में नहीं खरीद सकता। क्यों? इसलिए नहीं खरीद सकता कि इसके बाहर जो भी स्थित बंडल है उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, उसका जो टोटल व्यय आएगा, वो उपभोक्ता की आय से क्या होगा? ज्यादा होगा। उपभोक्ता की आय से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बात करते हैं अपन ऋणात्मक या नीचे की ओर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ऋणात्मक और नीचे की ओर के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करेंगे कि उपभोक्ता ये चाहता है कि भाई मैं गुड ए की एक इकाई और अधिक लूं, गुड ए की एक इकाई और अधिक लूं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे करना यह पड़ेगा कि गुड बी की गुड ए की कीमत के बराबर, गुड बी की गुड ए की कीमत के बराबर मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। अगली बात समझ में? अच्छा दोबारा सुनिए कि जो उपभोक्ता चाह रहा है कि भाई मैं गुड ए जो है उसकी एक क्वांटिटी और लूं। अब और ले तो उसकी आय तो बढ़ेगी नहीं, उसको तो कांस्टेंट रखा है, आय तो जितनी है उतनी है, और इस लाइन के ऊपर उसकी आय पूरी खर्च हो जा रही है। इसलिए वो चाहता है कि मैं गुड ए अधिक लूं, तो उसे गुड बी की मात्रा किसके बराबर? गुड ए की कीमत के बराबर छोड़नी होगी। गुड ए की कीमत के बराबर क्या करनी होगी? छोड़नी होगी। इस कारण बजट रेखा का जो ढाल या स्लोप होता है वो होता है ऋणात्मक या नीचे की ओर। कैसा होता है? ऋणात्मक या नीचे की ओर होता है। बात समझ में आई क्या? इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, आगे की बात लिखते हैं इसमें कि बजट रेखा का ढाल वो ऋणात्मक कैसे होता है उसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए, अब बात करेंगे जो अभी चर्चा मैंने की है उसके बारे में। लिखेंगे यदि उपभोक्ता वस्तु ए की एक अधिक इकाई प्राप्त करना चाहता है, एक अधिक इकाई प्राप्त करना चाहता है तो उसे वस्तु ए की कीमत के बराबर मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन लिखते हैं किसी वस्तु की एक इकाई अधिक प्राप्त करने के लिए वस्तु टू की छोड़ी गई मात्रा की दर प्रतिस्थापन दर कहलाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर की डेफिनेशन में पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन दर से क्या अभिप्राय है? सब्स्टिट्यूट रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर।
कि मतलब जिस रेट से एक वस्तु की अधिक इकाई लेने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा किस रेट से छोड़ रहे हैं, वो दर होती है, वो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। और इसी के कारण बजट रेखा का जो ढाल होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? तो लिखेंगे उसमें एमआरएस के कारण, बजट सेट के कारण, और दो कोई भी और ऑप्शन आपको दे दिए जाएं तो एमआरएस के कारण, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण बजट रेखा का ढाल है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। यहां जो पहले मैंने इसमें चर्चा की थी, आपको पूछा जा सकता है कि क्या बजट रेखा के नीचे स्थित बंडलों को उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है? हाँ, बिल्कुल खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है? कि उसके नीचे स्थित बंडलों का जो कुल व्यय होगा वो उपभोक्ता की आय से हमेशा कम होगा। उपभोक्ता की आय से क्या होगा? हमेशा कम होगा, इसलिए उसके नीचे स्थित बिंदु को उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है और बाहर के बिंदु को नहीं खरीद सकता, बाहर के बंडलों को नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? कि बाहर स्थित बंडलों का जो कुल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर जो आएगा वो होगा इंक्रीज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। वो क्या होगा? सॉरी, मोर देन कंज्यूमर्स इनकम। क्या रहेगा? कंज्यूमर की इनकम से ज्यादा रहेगा, इसलिए उपभोक्ता बजट रेखा के बाहर किसी भी स्थित बंडल को अपनी आय से नहीं खरीद सकता है। बात समझ में आ गई? यस, थैंक यू।